देखिए आज की क्लास में बेसिकली स्टैटिस्टिक्स हम लोग चैप्टर 1 से ना स्टार्ट करके चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दैट इज यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के अंदर बेसिकली 3 वर्ड आते हैं आपके कॉप, ठीक है। यूनिट नंबर 2 बहुत ही मज़ेदार यूनिट है और सबसे खासियत इसकी ये है कि इजी टू अंडरस्टैंड है और इसमें थ्योरी है। थ्योरी के साथ साथ हिस्टोग्राम याद होगा, बचपन की यादें, बार डायग्राम। हिस्टोग्राम में तब आपने बहुत सारे टाइप्स के हिस्टोग्राम नहीं देखे थे, बार डायग्राम के टाइप्स नहीं देखे थे। उस टाइम आपको असेंडिंग डिसेंडिंग डाटा आपको पता होता था, लेकिन डाटा के अलग अलग टाइप्स होंगे वो सब नहीं पता था। डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता था वो नहीं पता था। तो सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलने से पहले एक बार थोड़ा सा चैप्टर 1 में कुछ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके इसमें काम आएगा। अदरवाइज चैप्टर 1 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपके चैप्टर 2 से, क्योंकि असली कहानी स्टैट्स की जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होती है। मैंने एक वर्ड बोला था बीच में, आपने ध्यान नहीं दिया था, कॉप। तो कॉप ना बोल करके यूनिट नंबर 2 के अंदर बेसिकली मैंने क्या क्या पढ़ना है, हम लोगों को कॉप ही पढ़ना है, दैट इज COP, कॉप। इसका कोई मीनिंग नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। पूरा क्या होता है तो हम लोग को हमेशा ऐसे याद रखना है। आज से 3 साल पहले कहानी स्टार्ट हुई थी जब फर्स्ट वीडियो स्टैट्स की पोस्ट करती, तब से कोपाई बड़ा फेमस हो गया, ठीक है। कोपाई मतलब पूरी स्टैट्स ही इसके अंदर छुपी हुई है, पूरी स्टैट्स ही इसके अंदर छुपी है। अच्छा, स्टैट्स इसके अंदर पूरी छिपी है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इकोनॉमिक्स के अंदर आप किसी भी फंडामेंटल कॉज के बारे में बात करें, किसी भी प्रॉब्लम्स के बारे में अगर बात करें, तो किसी भी प्रॉब्लम के उसके कॉज, रिलेशनशिप, इफेक्ट्स जब आप निकालने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि विदाउट डाटा आप उसको आगे नहीं ले जा सकते हैं। लाइक अगर हम किसी भी बीमारी से भी अगर फाइट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके कितने केसेस हैं इंडिया के अंदर, वो रूरल में ज़्यादा है या अर्बन में ज़्यादा है, अच्छा वो किस एज ग्रुप के ज़्यादा लोगों को बीमारी है। तो कहीं ना कहीं डाटा एक रोल प्ले करता है अपने आप में। अच्छा, डाटा एक बीमारी को हटा दें, लाइक पॉवर्टी की बात करें, ट्रांजैक्शंस की बात करें, हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कितना करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना करते हैं। तो इकोनॉमी की किसी भी प्रॉब्लम को जब आप डील करने जाएंगे तो बिना डाटा के आप लड़ नहीं सकते हैं उसके साथ। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, कोपाई। कोपाई है क्या? तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिकल स्टेजेस। क्या बोलते हैं हम इसको? स्टैटिकल स्टेजेस। यानी कि स्टेजेस मतलब आपको ऐसे गुजरना पड़ेगा, या हम इसी को बोलते हैं स्टैट्स के मेथड्स। और क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मेथड्स ऑफ स्टैट्स। क्लियर? कोपाई क्या डील करता है? तो सबसे पहला सी। अब आपको एक बात और अच्छे से कवर हो जानी चाहिए कि स्टैट्स एक न्यूमेरिकल फैक्ट्स को बताता है। स्टैट्स क्या बताता है? एक न्यूमेरिकल फैक्ट्स को। न्यूमेरिकल फैक्ट्स मतलब इस क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, दैट इज न्यूमेरिकल फैक्ट्स। इस क्लास के अंदर जो 50 बच्चे, उसमें से 45 बच्चे बहुत होशियार हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो बताता है उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। डाटा 2 तरीके के हो सकते हैं, एक क्वांटिटिव होता है और एक क्वालिटेटिव होता है। डाटा 2 तरीके के हो सकते हैं, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव और एक होता है आपका क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव मतलब होता है आपका न्यूमेरिकल फैक्ट्स, है ना, जिसको न्यूमेरिकली बताएंगे। अच्छा, लाइक से एग्जांपल, जैसे मैं बात करता हूँ हाइट, वेट, मार्क्स, प्राइस, ये सब क्या है? क्वांटिटी फैक्ट है। हाइट कितनी है, वेट कितना है किसका, मार्क्स कितने हैं, प्राइस क्या है, दीज आर द क्वांटिटी फैक्ट्स। क्वालिटेटिव क्या है? ब्यूटी, है ना, हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे स्कोर्ड अबव 90% मार्क्स, दीज आर द क्वालिटी ऑफ अ क्लासरूम। तो क्वालिटेटिव में बेसिकली क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? डिस्क्रिप्शन फैक्ट्स होते हैं। कौन से? डिस्क्रिप्शन फैक्ट्स, यानी कि उसका विवरण भी होता है, या हम उससे कोई ना कोई क्या निकल के आते हैं? आउटकम निकालते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला, ऑनेस्टी, कितने लोग ईमानदार हैं, तो मैं एक सर्वे करूंगा कितनों ने इससे पहले कभी चोरी नहीं करी, तो उसका मतलब ईमानदार हो गए वो। तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है, उससे क्वालिटी फैक्ट्स आते हैं। तो ऑनेस्टी बोल सकते हैं, ब्यूटी बोल सकते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, बोलो। तो ये सब क्या है आपके क्वालिटेटिव फैक्ट्स। तो डाटा 2 तरीके के हो सकते हैं, वो बात की बात है, चैप्टर 1 में ही आपका एक हिस्सा है। तो उसमें 1 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि बिना डाटा के हम आगे लाइफ में प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जब लड़ने जाएंगे, लाइक अगर कोई बच्चा फेल हुआ है, या CBSE में इस साल इतने बच्चे फेल हुए,
अब उसके कॉजेज ढूंढेंगे कि क्यों फेल हुए। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके डाटा होना चाहिए कितने बच्चे फेल हुए। अच्छा, फेल में उनकी कैटेगरी क्या थी, कितने बच्चे 30 से ला करके 33 नहीं ला पाए, 30 से 33 नहीं ला पाए। अच्छा, ना लाने की वजह क्या थी, तो फिर 30 से 20 से 30 की कैटेगरी में कितने थे, फिर हम उनकी कॉपियाँ निकालेंगे, उसमें देखेंगे उनके इफेक्ट्स क्या क्या। तो इस तरीके से हम डाटा को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके आउटकम्स को निकाल सकते हैं, उससे जो प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो यानी कुल मिलाकर के स्टैट्स को स्टैट्स ना बोल करके अगर हम डाटा बोले तो क्या बुराई है किसी भी तरीके से। यानी कि स्टैट्स सिंपल सी भाषा में किसको रेफर करता है, डाटा को। यानी कि डाटा की स्टडी करना सिस्टमेटिक वे में, ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल भी खोइएगा मत। डाटा की स्टडी करना सिस्टमेटिकली वे में या सिस्टमेटिक वे में क्या कहलाता है, आपका स्टैट्स कहलाता है। यानी कि इट मीन्स डाटा की स्टडी करना सिस्टमेटिक वे में क्या कहलाता है, स्टैट्स। और वो सिस्टम क्या है, कोपाई। और वो सिस्टम क्या है, कोपाई। चलिए अब कोपाई समझ में आएगा। तो डाटा आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, कलेक्ट। तो कलेक्ट की जगह पे क्या बोलते हैं हम इसको, कलेक्शन। यानी कि स्टैट्स का सबसे पहला स्टेज क्या होना चाहिए, कलेक्शन। यानी कि डाटा के बारे में जैसे ही आप गो थ्रू करेंगे तो डाटा क्या करेंगे, आप कलेक्ट करेंगे। तो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन। कबड्डी वाले को देखा है, रद्दी, पेपर, खाली बोतल, प्लास्टिक बोलता है ना बड़े साउंड में, है ना। रॉ मटेरियल्स वगैरह जो लेते हैं आपके घर से, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं आपके घर से ले आते हैं, तो कभी सोचा है वो क्या करता है उसको। या जब आप अपने घर में जब पढ़ाई, जिस दिन आपकी स्कूल स्टार्ट होते हैं, 3-4 भाई हैं, अगर क्लास में एक रूम के अंदर रहते हैं, तो कोई 8th में पढ़ता है, कोई 9th में पढ़ता है, कोई 10th में पढ़ता है, कोई 11th में पढ़ता है, कोई 12th में पढ़ता है। ज़्यादा हो गया क्या, ठीक है, 4-5 से। अच्छा, तो कहने का मतलब देखो, अब सबका नया नया एडमिशन हुआ है, हर कोई प्रमोट होकर नेक्स्ट क्लास में गया है, स्कूल खुले, बुक्स मिली सबकी, कॉपियाँ मिल गई, बेक ली, पहले पढ़ते यूज़ तो कर लेंगे, फर्स्ट ही बेक देगा उसको। अच्छा, एनी हाउ, ठीक है, मतलब घर में लेकर आए सारे के सारे। अच्छा, अब नोटिस करना, तुम्हारी लड़ाई किस बात की होती है, ये वाला टेबल मेरा, ये वाला टेबल तेरा, ये वाला मेज मेरा। क्या मतलब हुआ इसका, कि इस वाले टेबल पे सारी किताबें, सारी कॉपी मेरी रहेंगी। और जैसे ही अगर 2 दिन बाद अगर किसी की कोई सी कॉपी उसमें से गायब हुई, तो जो सीन बनता है वो तो बात की बात है। तो यानी कि कॉमन सी बात, देखो बच्चा समझदार नहीं है ना, उसने क्या करा, अगला काम ऑर्गेनाइज किया। यानी कि एक स्टूडेंट को भी पता है कि क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन करना होता है। जब आप स्कूल के अंदर जाते हैं तो 6th क्लास की बिल्डिंग अलग होती है, 7th क्लास के बच्चे अलग बैठते हैं, 8th क्लास के बच्चे अलग बैठते हैं। प्ले ग्राउंड में भी देखा होगा, 7th में 7th A, 7th B, 7th C इस तरीके से लाइन में खड़ी होती है, राइट या नहीं। अब आप ऊपर ड्रोन कैमरे से देखो तो एक प्ले ग्राउंड के अंदर 1500 बच्चे हैं, 1500 बच्चे क्या हो गए, पूरे डाटा। अब 1500 बच्चे में आप देखते हैं इधर वाले हिस्से सारे 12th क्लास के, फिर 11th के, फिर वो क्या हो गया, पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, आपने स्कूल रूम का भी ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, आपने अपने रियल लाइफ में एक एग्जाम। कबाड़ी वाला क्या करेगा, कबाड़ी वाला जो प्लास्टिक के आइटम्स होंगे उनको अलग कर देगा, आयरन के आइटम्स को अलग कर देता है। यानी कि वो भी क्या जानता है, ऑर्गेनाइजेशन करना जानता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बोल दो या उसी को आप क्लासिफिकेशन बोल दो, ऑर्गेनाइजेशन बोल दो या फिर उसे क्या बोल दो, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के तरीके अलग हो सकता है, हर बंदा अपने हिसाब से क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है। उसके बाद आती है पी मतलब अगली कहानी आती है प्रेजेंटेशन। अब मान लो कोई आउटसाइडर आपके घर में आ जाए, तो अगला कदम क्या देखता है, किसका रूम ज़्यादा बढ़िया है, यानी कि किसने कितने अच्छे से अपनी बुक्स को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। जैसे जब आप मैं एक न्यूज़पेपर दे दूं और उसमें लिख कर दूं ऐसे, आज के दिन में कोरोना के केस 70,000 आए, 70,000 में से अलग अलग स्टेट्स के अंदर इतने इतने केस आए, उन स्टेट्स में से इतने लोगों की मौत हुई, ठीक है। मैंने एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया, मतलब एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दिया। और वहीं पे दूसरे बंदे ने क्या करा, उसके हिस्टोग्राम बना दिए, सारे के सारे स्टेट्स दिखा दिए, उनकी बिल्डिंग बना दी और वहाँ पर सबके ऊपर डाटा दिखा दिए। कौन सा पढ़ना पसंद करोगे, ये वाला या वो चार्ट, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव वाला, टेक्सचुअल वाला, चार्ट वाला। अब इसी को आप चाहो तो पाई चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कितने मरे, कितने एक्टिव केस है, कितने इनएक्टिव केस है जो ठीक हो गए, रिकवर्ड हो गए। तो डाटा को प्रेजेंट करना एक अलग ही खेल है। तो प्रेजेंटेशन एक अलग टेक्निक है। प्रेजेंटेशन क्या बनाता है, आपके डाटा को सामने वाले को अंडरस्टैंड करने के लिए इजी टू रिप्रेजेंट कराता है। समझ में आ गई बात यहाँ तक, क्लियर। चलिए, तो स्टैट्स में स्टैट्स के स्टेजेस क्या हैं, तो आपने सबसे पहला कॉप देखा ना, यानी कि ये जो यूनिट नंबर 2 है, इसके अंदर बेसिकली क्या क्या पढ़ना है आपको, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर बेसिकली क्या क्या कवर है आपका, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा
एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। क्लियर बात यहाँ तक? तो ये हो गया कॉप। और उसके बाद जो दो यूनिट आप देख रहे हैं, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, तो A फॉर एनालिसिस और I फॉर इंटरप्रिटेशन। अब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन क्या है? एनालिसिस मतलब मैं एक कदम आगे, अब मान लो आपने डाटा को कलेक्ट भी किया, किसी प्रॉब्लम को आपने स्पेशली रिकॉग्नाइज किया और आपने उसके ऊपर क्या करा, डाटा इकट्ठा किया। बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, डाटा कलेक्ट किसी चीज़ के ऊपर हो सकता है। स्टैट्स केवल इकोनॉमिक्स में हेल्पफुल नहीं है, आज के टाइम में कोई भी ऐसा फील्ड, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, यानी किसी भी फील्ड के अंदर विदाउट डाटा आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। एक डॉक्टर भी जब दवाई देता है तो वो काउंट करता है कि मैंने कितने पेशेंट्स को ये वाली मेडिसिन दी थी, तो उसमें से कितनों का रिजल्ट अच्छा आया। तो कभी जब आप डॉक्टर को दवाई लेने जाओगे ना, तो आपसे बोलेगा कि मुझे बताना आकर के 4 दिन बाद आपको कैसा रहा फीडबैक, एक बारी और आकर दिखा देना। लेकिन जैसे ही आप 2 दिन ठीक हो जाते हो, चलना ठीक हो गया ना, बात खत्म। तो वो एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन आपका नोट नहीं कर पाएगा। कई बार जब आपको फीवर आता है तो एक डॉक्टर आपको पैरास्टामोल देता है ना, और दूसरे पे वही डॉक्टर थोड़ी सी और हैवी, आप कहते हो कि मेरा बुखार नहीं होता 2 दिन बाद, तो आपको थोड़ा उससे और हैवी वाला दे देगा आपको। तो एक डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी मेडिसिन किसकी बॉडी में शूट कर रही है एज पर देयर ऑब्जर्वेशन। क्यों बोलते हैं फैमिली डॉक्टर? फैमिली डॉक्टर मतलब क्या, उससे तजुर्बा है कि इस बंदे को कौन सी मेडिसिन जल्दी शूट कर जाती है। अच्छा, लोगों क्या कहते हैं फैमिली डॉक्टर मतलब भाई अमीरों के चोचले हैं, कि मतलब उनके घर में आएगा डॉक्टर प्रॉपर्ली, आपके मतलब आराम से आपको लेटा करके तब देखेगा तब जाएगा। तो एनी हाउ, तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, तो कहने का मतलब अगर आपसे बोलूं कि मैंने क्या बोला, डाटा, तो डाटा को सिस्टमेटिकली स्टडी करना क्या कहलाता है आपका, स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू, अगर मैं ऐसे कहूं कि स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू अ सिस्टमेटिकली स्टडी ऑफ डाटा, दैट इज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। क्या चलेगा नहीं डेफिनेशन? स्टैट्स की डेफिनेशन तो आई कम से कम, ठीक है। तो हम इसका पहला पड़ाव उठाने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 है। अच्छा, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है या पढ़ा है, स्टैट्स का मीनिंग क्या होता है, स्टैट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, स्टैट्स की लिमिटेशन क्या है, स्टैट्स के फंक्शन क्या है, और क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। इसके अलावा अगर आप कुछ ज़्यादा ज्ञानी बच्चे हैं तो या कुछ बच्चों के सिलेबस में कवर हो जाता है जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, वो वाला हिस्सा कवर होता है। बट एनी हाउ, वो सब बात की बात है। अच्छा, उसमें एक टॉपिक बहुत अच्छा कवर होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से तो तुम अब एक तरीके से पता चले गया क्या होता है, कौन कौन सी डेफिनेशन किसने दी है, वो वाला हिस्सा मैं ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ा चुका हूँ। तो चैप्टर 1 में जब भी हम रिकॉल करेंगे दोबारा तो स्टैट्स का मीनिंग समझेंगे, वो तो समझ में आ गया पक्का। फिर स्टैट्स की स्टेजेस लगभग बता दी है, उसके बाद में थोड़ा सा और डेप्थ में बात कर लेंगे जब जाएंगे तो। और स्टैट्स की लिमिटेशन थ्योरेटिकल पार्ट होगा, इंपॉर्टेंस थ्योरेटिकल पार्ट होगा, फंक्शंस थ्योरेटिकल पार्ट्स होगा, और स्कोप, स्टैट्स आज के टाइम में कैसे कैसे यूज में आता है, सो तो बात की बात हो गई। क्लियर? तो अब कहाँ आ गए हम, यूनिट नंबर 2 के ऊपर, जिसका नाम क्या है, यूनिट नंबर 2 का नाम क्या है, COD, कैश ऑन डिलीवरी नहीं बोलेंगे आप सब, COD, कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी कि सीधी सी बात कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे डाटा को कलेक्ट करने के मेथड्स। यानी कि पहली बात तो डाटा क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा डाटा के बारे में बात कर लेते हैं। कलेक्शन, तो इतना हिस्सा नोट डाउन कर लो एक बार फटाफट से, जो चीज़ आपने सीखी वहाँ पर, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। जल्दी करिएगा नोट डाउन। चलिए देखिए, अभी तक आपने बात किया कि डाटा के बारे में, वैसे ही डाटा बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि डाटा क्या है, कि किसी भी फील्ड की स्टडी करने के लिए एक आपको न्यूमेरिकल फैक्ट चाहिए होते हैं, जिसको आप ऑब्जर्व करके क्या निकाल सकते हैं, उसके बीच कॉजेज, रिलेशनशिप, और कोई भी पॉलिसी बनाने में क्या होती है, हेल्पफुल होती है। पॉलिसी वर्ड बड़ा ही काम आएगा आपके लाइफ में। जैसे कि मैं कहता हूँ, आपने देखा होगा आप सबको लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उन लोगों को जिनके पास जो गरीब थे या 2 टाइम का खाना नहीं खा सकते थे, उनको गवर्नमेंट ने क्या करा, हेल्प करी, राशन कार्ड के थ्रू क्या करा, राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। लेकिन ये सोचकर देखो कि ऑल ओवर इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये राशन मिला, तो गवर्नमेंट के पास क्या थे, राशन कार्ड थे, जिन्होंने राशन कार्ड के लोगों ने क्या कर रखा था,
अप्लाई कर रखा था, उसके थ्रू क्या मिला उनको, चावल गेहूँ। लेकिन गवर्नमेंट ने भी कैसे पीछे से मेंटेन करा कि कितना उनके पास स्टॉक है, वीट का, राइस का, दाल का, चीनी का, साबुन, सर्फ, इवन चाय पत्ती तक दिल्ली गवर्नमेंट ने दी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चीज़ें जब आपके पास थी तभी तो आप उसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट कर पाए। यानी कि अगर डाटा ही ना हो आपके पास सही से तो क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे प्रॉपरली? नहीं कर सकते हो ना। तो यानी कि वही चीज़ है, डाटा आपको कलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पर बात आती है पूरी ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा की। अब आपको भी पता है ये बात कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड डिजर्व नहीं करते हैं, जो कि इतने मतलब सफिशिएंट हैं कि वो अपना काम ऐसे ही चला सकते थे, ठीक है कि नहीं। यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पब्लिक गुड्स का। पब्लिक गुड्स का फ़ायदा हर कोई उठाना चाहता है। जैसे कि एक रोड है, तो अब रोड पे जब आप चलते हो तो ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि मैं इस पर चलूँ या ना चलूँ। सेम उसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर स्कीम है तो उसका बेनिफिट मैं उठाऊँ या नहीं। आपको लगे कि अगर मैं इसका बेनिफिट्स उठाने लायक नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से उठाना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर सारी की सारी बात किसकी आती है? ओरिजिनलिटी की, यानी कि सच्चाई की। कि जब आप डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, तो लेट्स से जैसे कि एक हो गया आपका CSO, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खुद की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, डाटा इकट्ठा करती है। इसके अलावा NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो पॉपुलेशन वगैरह के हम बात करते हैं, या सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डाटा कलेक्ट करती है। बट ये सारा का सारा डाटा आपको मिलेगा कहाँ पर? तो वो मिलेगा मॉस्पी पे। मॉस्पी मतलब मौसमी का जूस नहीं है आपका। मॉस्पी मतलब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये वेबसाइट है जहाँ पर आपको ऑल ओवर इंडिया की, जहाँ मैं जो भी टॉपिक बात करता हूँ, GDP क्या है, जैसे कि मैं बात करता GDP 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन हो जाए, ठीक है कि नहीं। पता नहीं मुझे बार बार हंसी क्यों आती है जब भी हम GDP 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, ठीक है कि नहीं। और आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। शायद जो एब्सेंट थे वो मिस कर रहे होंगे इस बात को, ठीक है। एनी हाउ, तो ये सारा का सारा डाटा को कहाँ मिलेगा? मॉस्पी में मिल जाएगा। तो मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा सारा का सारा डाटा। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि RBI भी अपना क्या करती है, रिसर्च करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का एपेक्स बैंक है, जो सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। तो इनके बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। NSSO के बारे में खास करके लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की जो बात होती है, ठीक है, आप हर महीने कितना खर्च करते हैं, ये सारे जो डाटा हैं वो कौन अवेलेबल कराता है इकोनॉमी के अंदर? NSSO। इसकी एक मैगजीन आती है क्वार्टर पीरियड में जिसका नाम है सर्वेक्षण। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका ये, सर्वेक्षण। उस मैगजीन के अंदर आपको हर क्वार्टर पीरियड की पूरी डिटेल्स मिलती है। ऐसे ही RBI भी अपनी मैगजीन के अंदर क्वार्टर पीरियड में डाटा रिलीज करती है, ठीक है। और ये सारा मिलेगा कहाँ आपको? मॉस्पी पे। RBI के स्पेसिफिक डाटा चाहिए तो आपको RBI की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अच्छा, इन सब के अलावा भी आपको एक जगह डाटा मिल सकती है, data.gov.in पे, यही वेबसाइट है। बट इसके अलावा क्या चंदन पाठक अकेला डाटा इकट्ठा नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स करता है। हम भी क्या करते हैं, अपने सोर्स के हिसाब से डाटा इकट्ठा करते हैं। तो वो क्या हो गया, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ पब्लिक, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट। क्या हमारे डाटा गवर्नमेंट नहीं मांगती है? ऑफ कोर्स मांगती है। जैसे कि जितने भी इकोनॉमिस्ट है जो अपनी बुक्स वगैरह लिखते हैं उसके अंदर वो लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं? डाटा प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम मॉस्पी का डाटा यूज़ कर ले, या तो हम मॉस्पी का डाटा यूज़ कर ले, या CSO का डाटा यूज़ कर ले, या NSSO का डाटा कर ले। बट डाटा में खोट है और खोट निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही चंदन पाठक बात करेगा किसी भी रिसर्च के बारे में, अगर मैं कोई ऐसी स्कीम बना रहा हूँ जिससे गरीबी खत्म हो जाए, मेरे पास जो डाटा अवेलेबल है वही अगर पूरी ईमानदारी से इकट्ठी नहीं हो रखी है, तो क्या मेरे मॉडल में जो मैं बातें बताऊंगा क्या वो आने वाले टाइम में सही से इम्प्लीमेंट हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकते ना। तो जब भी हम डाटा कलेक्ट करें तो सबसे बड़ी बात क्या है? डाटा ओरिजिनलिटी है। बट थिंक अबाउट इट, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड द एरिया,
अगर मैं अकेला बंदा डाटा कलेक्ट करना चाहूँ हर एक इंडिविजुअल की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ह्यूज मेन मतलब बहुत बड़ा मुझे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा नहीं है ना। वो लोग पढ़े लिखे भी तो होने चाहिए, इसकी भी तो रिक्वायरमेंट है। चाचा भतीजा वाली बात भी तो नहीं आना चाहिए बार बार कि चलिए यार मेरे भाई का लड़का है तो कम कमाते है, थोड़ा डाटा कम करके लिख दे, क्या पता गरीबी रेखा में आ जाए जिससे इसको बीपीएल कार्ड के तहत एक मकान मिल जाए। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दैट इज कॉल्ड प्रॉन टू मिस यूज। यानी कि प्रॉन टू मिस यूज मतलब क्या है, डाटा बाइज्ड होते हैं, कई बार पक्षपात करते हैं डाटा। यानी कि लाइक जब भी इंडिया में कोई नहीं बोलेगा खुल करके कास्ट सिस्टम के बारे में, कोई तुम्हें लगता है कि कास्ट सिस्टम में अगर जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इफ आई बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट या मैं जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण हूँ, अगर मैं गरीब हूँ तो मैं क्या गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा उठा सकता हूँ? नहीं। क्या गवर्नमेंट को मेरे को फायदा नहीं देना चाहिए? ऑफ कोर्स देना चाहिए। लेकिन कोई शेड्यूल कास्ट का अगर बंदा कोई अपर मतलब उसे लगता है कि नाउ आई कैन मैनेज इट, मैं अच्छा खासा हो गया हूँ, मैं कमा सकता हूँ, तो क्या वो कभी ये बोलेगा कि आई एम नॉट अ शेड्यूल कास्ट कार्ड? वो फायदा नहीं उठाएगा क्या उस स्कीम्स का? ये तो कहीं ना कहीं हमें एक कदम ऊपर उठ करके आना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ी अच्छी स्कीम लॉन्च कर थी लास्ट टाइम, सब्सिडी वाली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने क्या बोला कि जो कैपेबल है, जो इतना कमाते हैं, उन्हें लगता है कि हमें सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए, तो लोगों ने खुल करके वॉलंटरी क्या करा, मैं नहीं लूंगा सब्सिडी, उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे क्या कभी इस सेक्टर्स में हो सकता है? नहीं ना। ऐसा तभी हो सकता है कि डाटा हमारे पास क्या हो, जब ओरिजिनल हो। इंडिया में हमेशा फेर बदल की चीज़ें चलती रहती हैं, बट आधार कार्ड एक ऐसी चीज़ है, हालांकि इसकी सिक्योरिटी पे कई बार सवाल उठते हैं, लेकिन अगर हमें डाटा लाइक अगर हम जैसे कि पहले क्या होता था हिंदुस्तान के अंदर, राशन कार्ड की बात कर रहा था मैं अभी, तो राशन कार्ड में मेरे पास भी राशन कार्ड है और सेम राशन कार्ड मेरा बिहार से भी है और दिल्ली में भी है, सेम पहचान पत्र दिल्ली में भी है और बिहार में भी है। तुम्हें ये बात पता है, बहुत कॉमन है ये चीज़ इंडिया के अंदर। मैं यहाँ भी राशन उठाता हूँ प्लस वहाँ भी राशन उठाता हूँ, रह कहाँ रहा हूँ मैं केवल दिल्ली। ये चीज़ सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास डाटा क्या थे, मिसमैच हो रहे थे, क्योंकि वो एक चीज़ से कहीं भी कहीं लिंक नहीं थे। तो मैंने बार बार क्या बोला, डाटा आप किसी भी चीज़ के बारे में सच्चाई में जाएंगे या किसी भी चीज़ की जब R&D करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप जब करेंगे, तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होती है, डाटा की ओरिजिनलिटी। तो इसलिए कि जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो चॉइस है, या तो मैं खुद इकट्ठा करना स्टार्ट कर दूँ डाटा, बट उसके लिए तुमने देख ही लिया क्या परिणाम होंगे, और दूसरा मैं क्या करूँ, किसी से डाटा उधार मांग लूँ या किसी से डाटा खरीद लूँ। मान लो मुझे केवल ये जानना है इस साल लॉकडाउन में स्कूलों ने क्या पढ़ा, तो आपको पता है स्कूल ने टेस्ट भी लिए हैं, लाइक जितने भी गवर्नमेंट स्कूल अपने एरिया के स्कूल्स हैं, तो मेरे को डाटा नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो वो उन्हें उनकी स्कूल्स की वेबसाइट पे जाकर के उन्होंने अगर रिजल्ट वगैरह डाल रखा होगा तो वहाँ से डाटा उठाकर बता दूंगा भाई इतने इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, इतने इतने बच्चों ने लॉकडाउन में क्लास ली। लेकिन वहीं पर अगर मैं बच्चों की ओरिजिनल एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ, व्हाट अबाउट योर फीडबैक, लाइव क्लास के बारे में क्या आपके विचार हैं, वो सच बोलेगा। अब जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब अ पर्सन हु ऑब्जर्व, इसे हम दो वर्ड बोलते हैं अपने स्टैट्स के अंदर, या तो इन्वेस्टिगेटर बोल देंगे, अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट। अब ये नहीं कि सीबीआई वाला बंदा ही इन्वेस्टिगेट करता है खाली, इन्वेस्टिगेटर इज अ पर्सन हु कैन इन्वेस्टिगेट, या हम उसे बोलते हैं एन्यूमरेटर। क्या वर्ड होता है उसके लिए, एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर कौन होता है, अ पर्सन हु इज वेल ट्रेन्ड, कि जो वो डाटा कलेक्ट करने जा रहा है उसके बारे में उसे पता है और वो सामने वाले को ऑब्जर्व करेगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये ऑलरेडी डाटा कहीं पे कलेक्ट है, किसी भी स्कूल्स की बुक्स में, मैगजीन्स में, स्कूल के रजिस्टर में, वहाँ से मैं उठा करके ले लूँ। इससे मेरा क्या बचेगा, टाइम बचेगा, मनी सेव होगी, मैन पावर की कम रिक्वायरमेंट होगी, तीन चीज़ें तो मेरा इफेक्ट है। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए वी हैव 2 टाइप्स, यानी कि हम डाटा जब कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 सोर्स हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, 2 सोर्स बोल लो या 2 तरह के टाइप्स बोल लो। तो सोर्सेस में हमारे पास सबसे पहला है प्राइमरी सोर्स। ऑफ कोर्स नाम से समझ में आ गया होगा आपको, प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मतलब जहां पर एन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर खुद जाए और डाटा कलेक्ट करके लाए। अच्छा, ऐसा बंदा क्यों करेगा? राइट आंसर, उसे ट्रस्ट नहीं है, जो पहले से डाटा अवेलेबल है। मे बी ट्रस्ट की बात हटा दूं, उसके पास पैसा ना हो इतना, अगर पैसा है देन ही प्रेफर प्राइमरी। पैसा, ट्रस्ट, टाइम, इट विल टेक ह्यूज टाइम। कभी सोचा है कि हमारी जो इंडिया के अंदर हर 10 साल में सेंसस होती है, हर साल में सेंसस क्यों नहीं पॉसिबल है? सेंसस जिसे हम अपनी भाषा में जनगणना कहते हैं,
फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुई थी 8081 में, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुई थी 8081 में। उसके बाद एक प्रचलन बन गया कि हर 10 साल बाद क्या होगा, तो 2021 यानी कि जो ये साल अभी चल रहा है, अगर कोरोना वाला पीरियड नहीं होता तो सेंसस पे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ गए थे। इस साल के सेंसस में कुछ चीज़ें ऐड करी गई थी, ठीक है। तो कई बार डाटा की आज़ादी को लेकर भी बात की जाती है कि डाटा जो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं उसकी स्क्रूटनी को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं, बट वो चीज़ें अभी आपके दिमाग में डालना सही नहीं है, क्योंकि बीइंग अ पार्ट अभी आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और आपकी बुक का नाम इंट्रोडक्टरी है, पहले बताया था कि नहीं, अभी आप केवल इतना समझ रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा में दो तरह के सोर्स है, प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी। क्लियर, यानी कि प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक। अब देखिए, एक बात तो कंफर्म हो गई है कि प्राइमरी डाटा हम तभी फॉलो करेंगे जब डाटा की ओरिजिनलिटी बहुत ज़्यादा होगी, डाटा की ओरिजिनलिटी बहुत ज़्यादा होगी, टाइम टेकिंग होगी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा आपका इसके अंदर, और मैन पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। और सबसे अच्छी बात कि जो मैन पावर लगेगी आपको वो ह्यूज होने, मतलब वो स्किल्ड होनी चाहिए, वो ट्रेंड होनी चाहिए। और रिमोट एरिया में जाना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। रिमोट एरिया समझते हो, जहाँ पर आपका एक्सेस ना हो, एक तरीके से उत्तराखंड के पहाड़ इलाके में, हिमाचल प्रदेश में चले जाओ तो एक गांव एक इधर दिखाई देगा तो अगला उस टापू पे दिखाई देगा आपको। तो कहने का मतलब कि डाटा जब कलेक्ट करना हो तो रिमोट एरिया में पहुँचना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट। अब उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्टमैन की रिक्वायरमेंट होगी, है कि नहीं। अब टेलीफोन के कनेक्शन ना हो शायद वहाँ पर, तो पोस्टमैन क्या करेगा, चिट्ठी लेकर जाएगा। अब दूसरी बात, दुर्भाग्य क्या, वो बंदा पढ़ाई लिखा ही नहीं है, ये भी तो हो सकता है ना, वो पढ़ा लिखा नहीं है, पोस्टमैन डाकिए को चलो हमने ट्रेंड कर दिया, अब उससे पूछेगा हाँ हाउ, जो भी बोलेगा वो। तो कहने का मतलब हमारे पास जो चीज़ें हैं वो सही से नहीं हो सकती हैं। बट एक चीज़ तो समझ में आ गई, अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि 3 या 4 नंबर का, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, वो तो तुम लिख दोगे। अब पूछो कैसे, यहाँ पर ओरिजिनलिटी, हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, और यहाँ पर लेस डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, राइट। इट इज टाइम, ह्यूज टाइम टेकिंग, इट इज लेस टाइम टेकिंग। मैं बता दूंगा कौन से पेज नंबर पर डिफरेंस है लिखा हुआ, वो पढ़ते ही आपको गोली की तरह जबान चलेगी आपकी। जैसे हनुमान चालीसा अगर 1 से 2 बार पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपकी टंग अपने आप चलनी स्टार्ट हो जाती है, वो आपको याद नहीं करना पड़ता है। तो उसी तरीके से आपको ये चीज़ आती है ना, तो क्या क्या बात करें, कोस्ट में हम डिफरेंस कर सकते हैं दोनों में, ओरिजिनलिटी में डिफरेंस कर सकते हैं, टाइम में डिफरेंस कर सकते हैं, एसेस में डिफरेंस कर सकते हैं, समझ में आया। अच्छा, अब बच्चे कह रहे हैं कि प्राइमरी सोर्स का क्या मतलब हुआ, तो प्राइमरी सोर्स में भी हमारे पास कलेक्ट करने के तरीके हैं अलग अलग, प्राइमरी सोर्स में भी डाटा है। अच्छा, अगर आपसे मैं बोलूँ कि प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या हुआ, कि व्हेन अ रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर और एन्यूमरेटर, ध्यान सुनना, क्योंकि जब ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो खासियत यही है इस चैप्टर की कि याद भी होता जाना चाहिए साथ साथ। इतना टाइम नहीं है कि घर पे जाऊंगा मैं या जाऊंगी, किताब खोलूंगा फिर पढ़ूंगा दोबारा, तब पढ़ना मत, तब अपने ढंग को फास्ट रीड करना, अगर पढ़ने का मन कर जाए तो, अदरवाइज तो नो नीड फॉर दैट। इतनी बातें तो वहाँ पर लिखी भी नहीं होंगी जितनी मैंने बोली आपको क्लास के अंदर। तो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, व्हेन अ रिसर्चर और अ इन्वेस्टिगेटर और अ एन्यूमरेटर क्या करता है, जब वो डाटा की ओरिजिनलिटी के लिए वो डोर टू डोर विजिट करता है और क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है। इट इज कलेक्टेड बाय फ्रॉम अदर सोर्सेज, इट इज कलेक्टेड बाय फ्रॉम अदर सोर्सेज, और यू कैन से डाटा इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये डाटा कहाँ से इकट्ठे होते हैं, किसी और सोर्स से, या फिर वो डाटा कभी ना कभी पहले इससे कलेक्ट किए जा चुके होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राइमरी और सेकेंडरी में विच मैथड इज सूटेबल टू योर रिसर्च, मान लो आप किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो, आपने कई बार देखा होगा, लाइक आपको कहीं कुछ मन करता है पढ़ने का तो गूगल कर लिया और विकीपीडिया से आपने वो रिसर्च देख लिया कि ना, तो आप वहाँ से चीज़ें खुश हो जाते हो। दिस इज द टाइप ऑफ प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी डाटा इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, बट मान लीजिए आप किसी चीज़ पे रिसर्च करने जा रहे हैं, बट यूज पर्पज इज डिफरेंट, आपका पर्पज ही क्या है, डिफरेंट है, देन विच मैथड इज सुटेबल टू यू, ऑफ कोर्स प्राइमरी, देन तो आप सेकेंडरी कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर हुई की बात नहीं हुई। तो इंडिया में या वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऐसी लैब है। अब लैब का मतलब समझते हैं जहाँ पे खून की जांच होती है खाली, तो लैब का मतलब ये भी होता है जहाँ पे डाटाज क्या होते हैं, रिसर्च होते हैं। तो लोगों ने अपने लैब्स बना रखी होती है। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो
अगर हम कोई लैब बनाते हैं तो हम अपने पर्पस के हिसाब से डाटा इकट्ठा करते हैं, या आप अपना पर्पस बता दो, सामने वाला बंदा क्या कर सकता है, आपके बारे में डाटा इकट्ठा करके दे सकता है। दे आर परफेक्ट, उस काम में वो क्या है, एक्सपर्टाइज है। आप अपना पर्पस बोलो खाली। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब प्राइमरी डाटा इकट्ठा करने की बात हो रही है तो यहाँ पर प्राइमरी में तो आपको पता है कि आपका पर्पस भी अलग होगा, डाटा की ओरिजिनलिटी भी रिक्वायरमेंट है आपको, और यहाँ पर आप तैयार भी हो अपने जेब के बंडल को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर इन सारी बातों को हटा दिया जाए तो डाटा इकट्ठा कैसे होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन, यस या नो? यानी कि जो यहाँ पर डाटा वर्ड इकट्ठा हुआ है, डाटा, ये डाटा इकट्ठा कैसे होता है? तो डाटा इकट्ठा करने के लिए द फर्स्ट एंड प्रायर थिंग जो कि एक इन्वेस्टिगेटर और अ रिसर्चर एंड एन्यूमरेटर, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हें याद रहे, वो क्या करता है, क्वेश्चनायर तैयार करता है। क्या तैयार करता है? क्वेश्चनायर। आजकल जब तुम्हारे लॉकडाउन में क्लास स्टार्ट हो रही होगी तो देखा होगा बार बार टीचर तुम्हारे को एक गूगल फॉर्म का लिंक भेज देता है, अगर कभी गलती से क्लास ली हो देन। तो उस पर आप क्या करते हैं, अपना नाम देते हैं, अपना रोल नंबर लिखते हैं, अपना ईमेल आईडी देते हैं, अपना मोबाइल नंबर देते हैं, फिर 4 ऑप्शंस करके क्या होता है आपके पास, क्वेश्चंस होते हैं, और देन आप क्या करते हैं, ए बी सी करके उस फॉर्म को क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ भी होता है। जब एक इन्वेस्टिगेटर और अ रिसर्चर और एन्यूमरेटर जब डोर टू डोर विजिट करें तो वो क्या करेगा, आपके सामने एक पर्चा लेकर जाएगा। अब वो पर्चा शायद मोबाइल में हो जाए, अब टाइम चेंज हो गया है, हर किसी के पास मोबाइल की अवेलेबिलिटी है ये भी तो हम नहीं कह सकते हैं। अब एक परिवार में 5 मेंबर हैं, 5 के पास मोबाइल की अवेलेबिलिटी है ये भी तो नहीं कह सकते हैं। मान लो पापा ने भी वो फॉर्म फिल कर दिया और बेटे ने भी वो फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म का डुप्लीकेशन हो गया। हालांकि हमारे पास आज के टाइम में इसका सॉल्यूशन है कि हम डुप्लीकेट वाले को हटा देते हैं, बट जब भी हम डाटा इकट्ठा करेंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है जो इन्वेस्टिगेटर करता है, वो प्रिपेयर करता है क्वेश्चनायर। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चनायर क्या है, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि एक इन्वेस्टिगेटर तैयार कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, राइट या रॉन्ग? अच्छा, अब जब वो क्वेश्चनायर तैयार करे तो उसका एक फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, नाम होगा, हमें जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, हम क्वेश्चनायर में एक बात ध्यान रखिएगा, जब एक इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट करने जा रहा है तो वो क्या तैयार करेगा, क्वेश्चनायर। तो क्वेश्चनायर वो किसके हिसाब से बनाएगा, अकॉर्डिंग टू देयर पर्पज, या उस इंस्टीट्यूशंस की क्या पर्पज है। लाइक अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब डाटा कलेक्ट करेगी तो वो क्या क्या जानना चाहेगी, क्या कास्ट है उसकी, क्या इनकम है, कितने फैमिली मेम्बर्स है उसके घर में, कितने पढ़े लिखे हैं सारे के सारे, जिससे वो आने वाले टाइम में अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो उनको क्या कर सके, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, क्वेश्चनायर के अंदर कितने क्वेश्चंस होने चाहिए। अरे एक क्वेश्चनायर के अंदर कितने क्वेश्चंस होने चाहिए डिपेंड किस पे करेगा, ये इन्वेस्टिगेटर पे डिपेंड करेगा, नहीं वो कितने क्वेश्चन बनाएगा अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन दे दूं या मैं कहूँ 2 की क्यूब निकालो, यानी कि कभी भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन देने चाहिए हमारे को, जो जिस बंदे से तुम डाटा, जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब जिससे हम डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, अगर हम उस पर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, मान लो मैंने आपको कोई एक पूरा सेट ऑफ क्वेश्चन दे दिया, समझ में आ रही बात यहाँ तक, मैंने आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चन दे दिया और मैंने वो कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन दे दिए, 4 गाली और दोगे आप अंदर से, क्या दे दिया, पकड़ा दिया, ये मेरे बस की बात थोड़ी नहीं, मेरे से थोड़ा सॉल्व होगा, ठीक है। कुछ 22 क्वेश्चन हो गया, आप गोरे हो काले हो तो 22 भी नहीं होना चाहिए, आपकी जाति क्या है। हालांकि जाति वाला चीज़ एक कहीं ना कहीं मुद्दा है, बट फिर भी कई बार हमें जानना जरूरी हो जाता है, बट आई डोंट नो वाई, ये भी नहीं पता मुझे वाई, क्यों जरूरत है हमें जानना किसी की जाति, ठीक है कि नहीं। तो क्योंकि अगर कोई बंदा अगर इंडिया में ना जैसे कि कोई गोल्ड मेडल जीत के लाता है या कोई बहुत फेमस हो जाएगा तो उसके नाम का जो आखिरी अक्षर होता है ना, तो सबसे पहले वो सर्च करता है विच कास्ट इज दिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये हमारी मानसिकता शो करती है और ये हमारा हम कितने पढ़े लिखे हैं ये भी शो करता है कहीं ना कहीं। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे इंडिया के अंदर। ये चीज़ तभी दूर होगी जब तुम नेल्सन मंडेला का थॉट प्रॉपर फॉलो करोगे। नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिसको हम यूज़ करके पूरा वर्ल्ड चेंज कर सकते हैं, बट उसका दूसरा पहलू क्या है, ज़्यादा बुद्धि वाले लोग फिर नुकसानदायक हो जाते हैं कई बार हमारे सामने। एनी हाउ
तो जब इन्वेस्टिगेटर कॉरेस्पॉन्डेंट के पास जाता है तो वो क्या कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करेगा। तो डाटा कलेक्ट करने से पहले वो क्या करता है, क्वेश्चनायर तैयार करता है। अब मान लो कि मैं इन्वेस्टिगेटर हूं और आप मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट हो, और मैंने एक पूरा सेट ऑफ क्वेश्चंस बना दिया, 10 क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट बना दी, यहाँ पे नाम, उसके बाद आप मेल फीमेल हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपके पेरेंट्स का नाम, आपके मतलब मदर फादर का नाम, आपके कितने सिबलिंग्स हैं उसका नाम डाल दिया, ठीक है आपने। इसके अलावा आपकी इनकम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप अभी इस टाइम क्या कर रहे हैं, मैं आपके पास पहुंच गया। अब मैं इसको डायरेक्ट लेके आपके पास पहुंच गया, तो हो सकता है कि आप जो बंदे हैं उसमें कई क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर दे पाएं और कई बारी क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर ना दे पाएं। तो एक क्वेश्चनायर जब क्वेश्चंस तैयार करता है तो उसे वो प्री टेस्ट करता है। क्या करता है, प्री टेस्ट। इस प्री टेस्ट को ही बोलते हैं पायलट सर्वे। क्या बोलते हैं इसको? तो क्वेश्चनायर एक इन्वेस्टिगेटर का जब चाहे मेथड वो कौन सा यूज करे, प्राइमरी, सेकेंडरी में तो कोई गुंजाइश नहीं है उसके पास क्वेश्चनायर बनाने की, राइट या रॉन्ग? सेकेंडरी में क्या क्वेश्चनायर बनाने के पास उसके पास गुंजाइश है? वो तो भैया पहले से तैयार है डाटा, उसको वहां से उठाना है और चिपकाना है अपने रिसर्च में। बात यहाँ पर किसकी हो रही है, प्राइमरी डाटा की। तो वो क्या तैयार करेगा, क्वेश्चनायर, कॉरेस्पॉन्डेंट पे जाने से पहले। लेकिन क्वेश्चनायर को तैयार करने से पहले उसे क्या कर लेना चाहिए, पायलट सर्वे। अब ये पायलट सर्वे क्या होता है? इट इज अ प्री टेस्ट मैथड। प्री टेस्ट मतलब तुम मेरे सबसे लॉयल ईमानदार बंदे हो, मतलब वो है इसका कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में तुम 50 लोग काम करते हो, तो सबसे पहले मैंने जैसे ही क्वेश्चनायर तैयार किया तो मैं आप सबको क्या करूंगा, 50 फॉर्म दे दूंगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और आपको क्या करूंगा, चलो भाई इस फॉर्म को भर के दो। मुझे पता चल जाएगा क्वेश्चन सही थे या क्वेश्चन गलत थे, क्योंकि जैसे ही मैं मैदान में कूदूंगा, जैसे ही मैं मैदान में कूदूंगा तो डाटा फील्ड क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। ध्यान सुनना, फील्ड ऑफ डाटा क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो फील्ड ऑफ डाटा जब बड़ा होगा तो मैंने खर्चा भी कर दिया और मैं प्री टेस्ट करना भूल गया। क्या वो सक्सेसफुल है किसी भी एंगल से, हाँ या ना? बिल्कुल भी नहीं हुआ ना सक्सेसफुल किसी मेथड से। तो सबसे पहले मुझे क्या कर लेना चाहिए, प्री टेस्ट, पायलट सर्वे। समझ में आगे बात की नहीं आई? अच्छा, पायलट सर्वे जैसा ही एक और चीज बहुत फेमस है जो आप सुनते हो, दैट इज एग्जिट पोल। दैट इज एग्जिट पोल। काफी सुना है आपने इलेक्शन के टाइम में, बहुत सुनते हो आप, और कई बार हम सोचते हैं कि एग्जिट पोल है क्या। अब सुनो एग्जिट पोल क्या होता है। मुझे पता है कि जब मैंने डाटा तैयार किया तो क्वेश्चनायर बना लिया, क्वेश्चनायर बनाकर मैंने पहले क्या किया, पायलट सर्वे। पायलट सर्वे तक कहानी खत्म हो गई है। पायलट सर्वे आपने कर लिया, पायलट सर्वे करने के बाद आप क्या करेंगे, वो सक्सेसफुल है वो क्वेश्चनायर, तब हम मैदान में कूदेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंट के पास जाएंगे। अब विच मैथड टू बी यूज, विच मैथड टू बी यूज इन अ प्राइमरी सोर्स, देयर आर अ मेथड्स। प्राइमरी सोर्स के अंदर भी क्या है, डाटा आपको ओरिजिनल कलेक्ट करने ना, तो उसके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो वो मेथड्स क्या है उसके बारे में भी आऊंगा, बट उससे पहले एग्जिट पोल। एग्जिट पोल बहुत सिंपल सी चीज है। देखा होगा आप लोगों ने, क्या होता है कि एक पोलिंग बूथ होते हैं, अलग अलग पोलिंग बूथ होते हैं ना, अलग अलग। तो पोलिंग बूथ के अंदर क्या होता है, वोट कास्ट करने आते हैं लोग अपने अपने। तो उस पोलिंग बूथ में वो लोग क्या करते हैं, रैंडमली पर्सन सेलेक्ट कर लेते हैं। रैंडमली मतलब कि वो देखते एज ग्रुप, मान लो कि 18 साल का कोई बंदा है, उसे पकड़ लिया, 20 साल के 10 बंदे पकड़ लिए, 25 साल के 10 बंदे पकड़ लिए, 30 साल के। तो उन्होंने क्या करा, ऐसे उसमें से कुछ सैंपल उठा लिए उस पोलिंग बूथ से। उस पोलिंग बूथ में मान लो अगर 50,000 वोट गिरे हैं, 50,000 वोट कास्ट हुए हैं, तो उस 50,000 में से 500 सैंपल उठा लिए जो अलग अलग एज को, अलग अलग स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रही बात यहाँ तक? और मैंने उनका क्या, उनका फीडबैक ले लिया, और मुझे वहाँ पर क्या दिखाई दिया, उन 500 में से मुझे लग रहा है कि 350 या 400 लोग कह रहे हैं कि मैं वोट डाल के आया हूँ बीजेपी को, या वो कह रहे हैं मैं वोट डाल के आया हूँ आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, या मैं वोट डाल के आया हूँ आम आदमी पार्टी को। तो उससे जो रिजल्ट वो लोग निकालते हैं तुरंत उसके बाद, दैट इज कॉल्ड एग्जिट पोल। इसीलिए एग्जिट पोल कई बार सही भी हो जाते हैं और कई बार गलत भी हो जाते हैं। तो इसमें तो नो डाउट कि सही होंगे, भैया जो आपको डाटा दे रहे थे वो सही ना बोल रहे हो, क्या पता, ये भी तो हो सकता है। बट वो प्रॉपरली 3-4 बार एग्जिट पोल तैयार करते हैं। मतलब इलेक्शन वाले दिन कर लिया, उससे 10 दिन पहले क्या था रू, क्योंकि हिंदुस्तान में इलेक्शन एक बहुत अलग चीज़ है। एनी हाउ, ये समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, क्या क्या चीज़ें क्लियर हो गई? कलेक्शन ऑफ डाटा में आपको डाटा का मीनिंग तो पहले समझ में आ चुका है। क्या कलेक्ट करने के लिए आपको 2 तरीके हैं, प्राइमरी और सोर्स और सेकेंडरी। आई होप सो कि प्राइमरी और सेकेंडरी में कभी भी आप डिफरेंस नहीं भी पढ़ के जाएंगे ना आज के बाद, अगर कॉपी खोलकर या बुक खोलकर, तब भी 4-5 डिफरेंस लिख दोगे आराम से, राइट या रॉन्ग? अच्छा, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के क्या क्या सोर्स हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 तरह के सोर्स है हमारे सामने। सबसे पहला है पर्सनल इंटरव्यू। सबसे पहला हो गया आपका पर्सनल
इंटरव्यू, समझ में आ रहा है। दूसरा है आपके सामने टेलीफोनिक मेथड, टेलीफोनिक इंटरव्यू बोलते हैं। और तीसरा है आपके सामने मेलिंग, मेलिंग मेथड बोल तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा समझ लेना मैं क्या कहने की जा रहा हूँ। मैंने क्या बोला, प्राइमरी सोर्स में डाटा कलेक्ट करने 3 तरीके हमारे पास अकॉर्डिंग टू NCERT। अब अगर आप डिफरेंट ऑथर्स की बुक में जब जाएंगे, जब आप डिफरेंट ऑथर्स की बुक में जाएंगे तो 2 एडेड मेथड्स, उन्होंने क्या करा इसके अंदर 2-3 मेथड्स और ऐड कर दिए। वो क्या है, तो जैसे कि जो पर्सनल इंटरव्यू है, ठीक है, इसी को मैं DPI भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? DPI, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या इंटरव्यू बोल दो। DPI मतलब डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू क्या है, समझ में आ गया? बहुत आसान लग गया है अब आप लोगों को। इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, अ सेट ऑफ क्वेश्चनर तैयार करेगा, कॉरेस्पॉन्डेंट के पास जाएगा, क्या है यहाँ पर, इंडिविजुअल का इंटरेक्शन देखेगा, उससे वो बात करेगा और डाटा प्रॉपर कलेक्ट करेगा। वो बात अलग है, इट विल टेक टाइम, इट इज कॉस्टली, टाइम भी लेगा, कॉस्टली भी होगा। पूरे यूनिवर्स को कवर करना बहुत डिफिकल्ट है, पूरे यूनिवर्स को कवर करना बहुत डिफिकल्ट है। बात समझ आ रही है? जेब भी थोड़ा सा मतलब मान लो ऑर्गेनाइजेशन करे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्सनल इंटरव्यू मेथड के क्या मेरिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, तो आप चुटकी बजा के बता सकते हो। मैं अगर आपसे पूछूं फ़ायदे क्या हैं, ओरिजिनल होंगे डाटा, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट का ऑब्जर्वेशन आप चेक कर लोगे, वो कैसे जवाब दे रहा है, बोलो हाँ या ना, डाटा की ओरिजिनलिटी मिल जाएगी, पर्पज़ आपका पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, डाटा का जो पर्पज़ है वो भी फुलफिल हो जाएगा यहाँ पर। बात आ रही समझ में? अच्छा, इसके ड्रॉबैक्स क्या हो गए एक तरीके से, या इसकी लिमिटेशन क्या हो गई? कॉस्टली है, टाइम टेकिंग है, हाईली स्किल्ड स्टाफ चाहिए आपको इसको करने के लिए, रिमोट एरिया में एसेस नहीं कर सकते हो आप इसका, डाटा बाइज भी तो हो सकते हैं इसके अंदर। पर्सनल इंटरव्यू में डाटा बाइज, आप भाई जो बंदा डाटा कलेक्ट करने है वही ऑब्जर्वेशन मैच करेगा ना, या कॉरेस्पॉन्डेंट का जो पूरा रिएक्शन है वो देखेगा, आप थोड़ा ना देखोगे उसके अंदर रिएक्शन क्या था उस क्वेश्चन को पूछने के बाद, वो तो कॉरेस्पॉन्डेंट ही बता, वो तो इन्वेस्टिगेटर ही बताएगा ना आपको। बात आगे समझे? टेलीफोनिक इंटरव्यू बहुत आसान है, जहाँ पर हम क्वेश्चनर तैयार कर लेते हैं और सेट ऑफ क्वेश्चनर, और कॉल करके क्या करते हैं, पूछते हैं। आप टेलीफोनिक इंटरव्यू के मेरिट्स और डीमेरिट्स, क्या डिफिकल्ट है आपके लिए? टेलीफोनिक इंटरव्यू आपको पता है कि रिमोट एरिया में टेलीफोन अवेलेबल नहीं होता है, इसके अंदर रिएक्शन आप नहीं नोट कर सकते हो, हाँ या ना, रिएक्शन नोट नहीं कर सकते हो, राइट। डाटा की ओरिजिनलिटी मे बी और मे नोट बी, क्योंकि सामने वाला जो बंदा फोन उठा रहा है वो एग्जैक्ट वही पर्सन है या नहीं है, वी कांट से अबाउट इट, राइट और रॉन्ग, ठीक है। एनी हाउ समझ में आया पर इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स ये भी हम कर लेंगे। अच्छा एनी हाउ, बट फिर भी जब मैं आपको एक बात और कहता हूँ, अभी आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया अगर अच्छे से, मेलिंग मेथड्स, चिट्ठी डाक वाला बोलते हैं या आजकल मेल वाला सिस्टम आ गया है, इसमें भी बहुत सारे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हो सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू NCERT दीज आर द 3 मेथड्स, दीज आर द 3 मेथड्स, बट एक्सेप्ट ऑफ दिस जो डेवलप्ड हुआ है वो है लोकल सोर्सेज। लोकल सोर्सेज, लोकल सोर्सेज मतलब आपने देखा होगा कि एक एरिया के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, आपके जो एक वार्ड होते हैं ना आपके MCD के, उसमें बहुत सारे डाटा अवेलेबल होते हैं पूरे के पूरे। तो हर किसी म्यूनसिपैलिटी अलग अलग स्टेट्स के अंदर है। रूरल एरिया में पंचायत के पास होता है, मुखिया के पास होता है, जैसे हमारे यहाँ पर MCD या MLA के पास डाटा अवेलेबल है बहुत सारा, तो वहाँ से डाटा ले सकते हैं पूरा का पूरा। तो लोकल सोर्सेज, बात आई समझने के। अब हमारे इस एरिया में कितने इंटरनेट यूज़र हैं, तो जो जो इंटरनेट यहाँ प्रोवाइड कराते हैं हम उनसे डाटा ले लेंगे, हमें क्या जरूरत है डोर टू डोर विजिट करें। आप इंटरनेट यूज़ करते हैं? आप नहीं करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। कितने सिम ऑपरेटर हैं, मैं डायरेक्ट जियो एयरटेल वोडा में चला दूंगा पूछने के लिए, उनके पास क्यों आऊँगा, सीधे से बात कितने एक्टिव कनेक्शन है। बात आ रही समझे कि नहीं आ रही? तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, हालांकि इस मेथड का मुझे कोई एग्जिस्टेंस नहीं दिखाई देता है, इस मेथड का मुझे कोई एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं देता, बट फिर भी लोग बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, लाइक मुझे पता है कि एक गांव में एक बंदा या 4-5 बंदे ऐसे होते हैं जिनके पास हमारे को पता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनसे भी इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, दीज आर द बेस्ट 4 मेथड्स। इनमें सबसे बढ़िया मेथड्स अगर आज के टाइम में कोई है सक्सेसफुल, तो वो कौन सा है, मेलिंग मेथड और लोकल सोर्सेज। अच्छा, इनके फायदे क्या है, थोड़ा सा कॉस्टली ये कम होंगे आपके लिए, टाइम इफेक्टिव हो जाएंगे आपके लिए,
इस बात की कोई गारंटी नहीं कि रिप्लाई आएगा ही आएगा। मान लो फ़ोन ना उठाए आपका, मेल पर जो रिप्लाई कर रहा है रिवर्ट करेगा, वो रिवर्ट ना करे। बट हाँ, प्राइमरी सोर्सेज इज़ फार बेटर एज कंपेयर टू सेकेंडरी सोर्स। बट अगर आपका पर्पज़ मैच कर जाए, सेकेंडरी सोर्स भी बुरा नहीं है। क्या क्या बच गया? पैसा बच गया, स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत बड़ी बात है, इतनी यार कम होती है क्या? अच्छा, ये समझ में आ गया प्राइमरी सोर्स। बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में हमारे पास फर्दर 2-3 तरीके हो सकते हैं, लाइक एक पब्लिश्ड सोर्स और एक अनपब्लिश्ड सोर्स और एक हो गया अदर सोर्स। ठीक है, अभी पब्लिश सोर्स मतलब क्या है? आप आए दिन, हर दिन क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न। लिखो एग्जाम्पल पब्लिश में। सबसे बढ़िया मैं न्यूज़पेपर लेता हूँ, न्यूज़ है ना, बुक्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर, बतेरा आता है आपके सामने। सो दीज आर द टाइप ऑफ पब्लिश सोर्स जहाँ से आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। बट यू कांट ट्रस्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के बारे में तो आप अपने आप से भाई आप सोचेंगे और करेंगे। अभी आप बार बार कोरोना वायरस में एक सर्वे सुने, सीरो सर्वे सुना है कभी? सीरो सर्वे बता रहा है कि मतलब कितने लोगों, हमारा दिल्ली का पूरा है, इसमें कितने लोगों को कोरोना हो चुका है और कितनों तक ये स्प्रेड हो चुका है। क्या ये कम्युनिटी तो नहीं हो गया है? तो ये चीज़ हो गई आपकी इसके अंदर। वो आप क्या करते हैं? सीरो सर्वे की ऑर्गेनाइजेशन से पता कर लेते हैं। दूसरा अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड मतलब आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई। मान लो मैं कहता हूँ दिल्ली के अंदर कितने लोग जॉब करते हैं, तो अब मैं हर एक बंदे से पूछूं या जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड है हमारे पास, मैं उनका डाटा उठा लूँ? ऑफकोर्स उनका डाटा उठा लूँ, बात खत्म हो गया, मेरे को मिल गया। बट वो क्या पब्लिश्ड है? नहीं ना, वो अनपब्लिश्ड है ना। ऑर्गेनाइजेशन कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं घर घर जाकर पूछूं या अलग अलग स्कूल्स के डाटा को उठा लूँ? कॉमन सी बात हो गया। तो अनपब्लिश्ड हो गया आपके सामने। ठीक है। दूसरा अदर सोर्स। अदर सोर्स में सिंपल सा एक ही वर्ड काफ़ी है आपके सामने, वर्ल्ड वाइड वेब, www, दैट इज़ गूगल कह लो आप, याहू कह लो, MSN कह लो, बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, वहाँ पर आप जाओ और आपको बहुत सारा डाटा अवेलेबल हो जाएगा। बात आगे समझ में ही आता है। तो अगर आपको इस चैप्टर का आउटकम समझ में आया, मतलब बेसिकली अभी थोड़ा और बात करेंगे क्लास के अंदर जहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे भी चीज़ों के बारे में। तो कलेक्शन ऑफ डाटा अगर कहा जाए तो दीज आर 2 सोर्स हैं हमारे सामने, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। एक तो क्वेश्चन बनता है प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स में डिफरेंस क्या है। दूसरा, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के क्या मेथड्स आपके सामने, वो तो याद ही हो गया आपको, पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक और मेलिंग मेथड, और लोकल वाला भी आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंडरी सोर्स के बारे में बात करें, पब्लिश्ड, हम इसके अंदर देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या, जैसे भी NSSO है, CSO है, RBI है, MOSPI है, यहाँ भी आपको क्या मिलता है, बहुत सारा डाटा मिल जाता है एक तरीके से। तो वहाँ से ये डाटा क्या कर सकते हो, उठा सकते हो। समझ आई बात आपको? अच्छा, फिर बात करिए हमने क्वेश्चनर के बारे में। क्वेश्चनर क्या है? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेटर जब डाटा इन्वेस्टिगेट करने जाएगा तो कॉरेस्पॉन्डेंट पे जाने से पहले वो क्या करता है, ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चनर तैयार करता है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइल ड्राफ्टिंग अ क्वेश्चन या क्वेश्चनर, जब हम क्वेश्चनर को तैयार करते हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्वेश्चन लिमिटेड होने चाहिए, क्वेश्चन लॉन्ग नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन बाइस्ड नहीं होने चाहिए। कितने पॉइंट्स हो गए? 4-5 हो गए। क्वेश्चन शॉर्ट एंड सिंपल हो, मोर प्रेफर हो क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में हो, यानी कि यस या नो या फिर MCQ फॉर्मेट में हो। बात आगे समझ में क्लियर? पूरा का पूरा नोट डाउन करो, फिर देखते हैं आगे।